पीएफआई मतलब कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कुछ समय से काफी चर्चा में है और इस पर दंगे भड़काने, देश में तनाव की स्थिति पैदा करने के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये पीएफआई आखिर है क्या और क्यों पीएफआई को बैन किया जा सकता है? नवंबर 2006 में कर्नाटक से 3 मुस्लिम संगठनों ने मिलकर पीएफआई का संगठन एक बनाया और पीएफआई के जानकार बताते हैं कि ये मुख्य तौर पर दबे कुचले और मुसलमानों के हक में लड़ने वाले संगठन है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। लेकिन इस संगठन में उपस्थित कार्यकर्ताओं की जानकारी पीएफआई नहीं देता है। समझने वाली बात यह है कि जब पीएफआई खुद को समाज सुधारक के रूप में बताता है तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर देश की सुरक्षा एजेंसियां पीएफआई पर छापे मारकर इसके सदस्यों को गिरफ्तार क्यों कर रही हैं? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पीएफआई टेरर फंडिंग मामलों से जुड़ी हुई है। इसके 23 संगठन देश में संचालित हैं, जिनमें से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छापा मारकर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश से भी पीएफआई के 22 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 2020 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में न केवल पीएफआई का नाम आया बल्कि टेरर फंडिंग के आरोप भी इस पर लगे। ऐसी ही एक घटना पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद जो कि साजिश थी, उसका भंडाफोड़ हुआ। 2017 में पीएफआई के संस्थापक अहमद शरीफ का एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ जिसमें उसने मिडिल ईस्ट के देशों से हवाला के जरिए संगठनों को फंड मिलने की बात खुद स्वीकारी और कहा था कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। 2017 में भी एनआईए ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पीएफआई के खिलाफ सूचना दी थी, क्योंकि उस वक्त भी पीएफआई के आतंकी संगठनों के साथ संबंध थे। एनआईए के अलावा ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय ने भी पीएफआई के 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस की चार्जशीट दायर की थी, जिसमें पीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव उर्फ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये पैसे अलग अलग माध्यमों से पीएफआई और उससे जुड़े लोगों तक पहुंचाए जाते थे। जांच एजेंसी के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई के द्वारा अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया। वहीं सीएए या सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी इसी पैसे का इस्तेमाल होने की बात आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद से पैसे ट्रांसफर करना और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता था और आता है। पीएफआई को बैन करने के कई कारण हैं। 2003 केरल के मराठ समुद्र तट पर सांप्रदायिक विवाद हुआ जिसमें हिंसा में 8 हिंदुओं की हत्या हुई और उसमें पीएफआई के सदस्य शामिल थे। 2010 में पीएफआई के लोगों ने ईश निंदा के आरोप में एक मलयालम प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट डाला। 2010 में ही केरल पुलिस ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं से देसी बम, हथियार, सीडी और तालिबान के अलकायदा और साथ में उसके प्रचार करने वाले कई दस्तावेज भी जब्त किए। 2012 में केरल सरकार ने केरल हाई कोर्ट को यह बताया कि 27 हत्या के मामलों में पीएफआई के लोग शामिल थे। जिन लोगों की हत्या हुई उसमें ज्यादातर हिंदू और आरएसएस के कार्यकर्ता थे। 2013 में भी केरल पुलिस ने पीएफआई से अवैध बम, हथियार बरामद किए। 2017 में केरल पुलिस ने पीएफआई के 6 सदस्यों की पहचान की जो आतंकी संगठनों इस्लामिक में शामिल थे। 2019 में भी पीएफआई पर जबरन धर्मांतरण के चलते दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई। जब पीएफआई पर इतने सारे आतंकी संगठनों को चलाने के आरोप हैं तो फिर क्यों सरकार इन्हें बैन ना करे? यह देश से जुड़ी एक सुरक्षा का मामला है। पीएफआई जो है वो सरकार की नजरों में चढ़ चुकी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारियों के लिए दैनिक दलुक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें।